हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 9 के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, सेक्शन 9 एक ऐसा केस जो कि मैट्रिमोनियल मामलों में अधिकतर शुरुआत में सबसे पहला डाले जाने वाला केस हस्बैंड की तरफ से होता है। और दोस्तों देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्शन 9 से ही मुकदमों की शुरुआत होती है। मींस आप अपनी तरफ से वाइफ को लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं और सामने से जैसे ही उसको सेक्शन 9 का नोटिस मिलता है, वो वुमेन सेल में कोई कंप्लेंट दे देती है या फिर मेंटेनेंस का केस डाल देती है। इट मींस आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि सेक्शन 9 के काउंटर में वो बाकी के सारे केसेस कर देती है। अब दोस्तों, होता क्या है कि सेक्शन 9 भी बहुत लंबा चलता रहता है। कई सारे पहले भी वीडियोज में हमने इसको डिस्कस किया है। तो दोस्तों, सेक्शन 9 में ऐसा क्या है कि किस तरह से सेक्शन 9 को किया जाए कि उसका आपको बेनिफिट मिले। अगर हमें सेक्शन 9 करना भी है तो उसको किस तरह से लेकर के आए, वो आज के इस वीडियो का टॉपिक है। मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप सेक्शन 9 में जा रहे हैं तो आपको कैसे सेक्शन 9 को आगे प्रोसीड करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा मिले। दोस्तों, पूरा ही वीडियो एक बेसिक वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यदि आपके स्टार्टिंग के स्टेप सही होते हैं तो फिर आपके सारे स्टेप सही होंगे और आपको हर जगह उसका फायदा मिलेगा। और अगर आपने शुरुआत में गलती कर दी तो हमेशा पूरे बाद के दौरान, चाहे वो कितने भी साल चले, आपको वो परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में इससे रिलेटेड मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में भी जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट आप लोगों के लिए लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस पूरे मामले को कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, हम ये मान लेते हैं कि वाइफ बिना किसी कारण के अपने मायके में चली गई और अब आप वहां से बुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो वापस नहीं आ रही है। आपने सारे प्रयास कर लिए, कई बार आपने फोन कर लिए, एक दो बार आप वहां पे चले भी गए उसको लेने के लिए, लेकिन उसने कुछ ना कुछ बहाना करके आने से मना कर दिया, कुछ ना कुछ कारण बता दिया कि मैं अभी कुछ दिन के बाद आऊंगी। आप इंतजार करते रहे, टाइम पीरियड बढ़ता रहा और इसी तरह से काफी समय निकल गया, वो नहीं आई। तो यानी कि कुल मिलाकर के कुछ महीने गुजर गए। आपने समाज के लोगों की तरफ से, रिश्तेदारों को साथ में लेकर भी प्रयास किए, लेकिन आपके सारे ही प्रयास विफल हो गए। तो ऐसे केस में दोस्तों, आप जिस भी वकील के पास जाते हो वो आपको सजेस्ट करता है कि भाई सबसे पहले आप सेक्शन 9 डाल लो, ताकि ये रहे कि भाई जो सेक्शन 9 है आपने उसको लाने का प्रयास किया था, ये ऑन रिकॉर्ड रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि हस्बैंड जब सेक्शन 9 अपनी तरफ से फाइल करता है, उसके ऊपर दुनिया भर के और काउंटर केसेस आते हैं। इधर जो सेक्शन 9 होता है वो भी काफी लंबा चलता है, तो ऐसे में स्टक हो जाता है कि अब करे क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एकदम से आपको सेक्शन 9 फाइल नहीं करना है। यानी कि हम गलती क्या करते हैं कि जैसे ही वाइफ अपने मायके में गई, उसने आने से मना किया और इधर से हम सेक्शन 9 फाइल कर देते हैं। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है, मान लेते हैं कि आपकी वाइफ 6 महीने पहले या 7 महीने पहले अपने मायके गई थी, तो वो एक्नॉलेजमेंट आपके पास जरूर होनी चाहिए कि ये पिछले 7 महीने से मायके में रह रही है। अब दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट कैसे होगी? आपको एक लीगल नोटिस भेजना है अपनी वाइफ को, जैसे ही वो अपने मायके में जाती है और आपके फोन करने पर आने से मना कर देती है। अब दोस्तों, बात है कैसा लीगल नोटिस। अब एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस नहीं भेजना चाहिए। तो आप लोग सोचेंगे कि आज मैं खुद ही लीगल नोटिस की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों दोनों में फर्क है। एक्चुअल में आप लोग जो लीगल नोटिस भेजते हो उसमें सामने वाली पार्टी पर दुनिया भर के एलिगेशन लगा देते हो कि उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। उससे क्या होता है, सामने वाली पार्टी उसे पढ़ती है और काउंटर अटैक में आपके ऊपर 498A या फिर मेंटेनेंस वगैरह हो जाता है। तो इस उद्देश्य से मैंने आपको मना किया था कि लीगल नोटिस नहीं भेजना चाहिए। लेकिन जिस लीगल नोटिस की हम बात कर रहे हैं, ये लीगल नोटिस बिल्कुल एक तरह से प्रेम पत्र, लव लेटर आप बनाएंगे। कहने का मतलब, आपकी वाइफ मायके बैठी है, इधर से आपको एक नोटिस भेजना है, भेजना वकील का ही नोटिस है, लेकिन उसके अंदर जो स्टोरी लाइन लिखनी है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड ऐसी लिखनी है जिसमें मतलब बिल्कुल आदर सम्मान आप उसको दे रहे हैं, प्रेम की भावना प्रकट कर रहे हैं कि उसके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं, आपका जीवन चल नहीं पा रहा है। आपकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से होनी चाहिए। एक सिंगल भी एलिगेशन आपको अपनी वाइफ के ऊपर नहीं लगाना। एक तरह से लव लेटर लिख के भेजना है, बस वकील के पैड पे लिख के भेजना है। उसमें मेंशन कर देना है कि इतनी तारीख से आप अलग रह रही हो और इसके बाद से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा आपके बिना चल नहीं पा रहा है और मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। बिल्कुल एक प्रेम पत्र लिख करके उसको पोस्ट कर देना है। इससे ये एक्नॉलेज हो जाएगा कि इतनी तारीख से वाइफ आपकी अलग रह रही है। और हो सकता है वो आपके प्रेम पत्र का जवाब भी दे दे। और यदि उस लीगल नोटिस, यानी कि जिसको आपने बिल्कुल लव के एंगल में लिखा है, सम्मान देते हुए लिखा है, उसका आंसर वो दे देती है और उस आंसर में वो ये लिख देती है कि मैं आना ही नहीं चाहती, फिर तो आपका काम वैसे ही बन गया, क्योंकि इससे साबित हो गया कि भाई वो खुद ही अपनी मर्जी से मायके में रहती है और आना नहीं चाहती है, तो उसको तो आप आगे तक यूज करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि लीगल नोटिस का जवाब नहीं भी देती है, लेकिन तब भी रिसीविंग तो हो ही जाएगी। यानी कि ये तो साबित हो ही जाता है कि इतने समय से वो अपने मायके में रह रही थी।
अब दोस्तों जब उसे मायके में रहते हुए काफी समय गुजर जाए, यानी 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने हो जाए, उसके बाद आप सेक्शन 9 में जाइए और सेक्शन 9 में आप इस नोटिस का हवाला लीजिए कि ये इतनी तारीख को गई थी और उसके बाद मैंने ये नोटिस भेजा था, और अगर उसका जवाब आया तो वो भी बताइए इतनी तारीख को इसका ये जवाब आया था। अब आपको सेक्शन 9 में फायदा मिलेगा। अब दोस्तों ऐसे में सेक्शन 9 में वाइफ के झूठ बोलने के चांसेस कम हो जाएंगे। वो ये नहीं कह सकती, गलत डेट नहीं बता सकती, क्योंकि वो पहले ही एक्नॉलेज हो चुका है, उसने रिप्लाई भी कर दिया है, तो वो और अच्छी बात हो जाएगी। इसके बाद आप सेक्शन 9 को चलाइए। इस नोटिस के बाद दोस्तों आप इस सेक्शन 9 को चलाइए, और ये नोटिस आपको सिर्फ सेक्शन 9 में नहीं, आगे 498A में, मेंटेनेंस के केस में, डीवी के केस में, हर जगह काम आएगा, क्योंकि वो आपने सम्मानजनक लैंग्वेज में और बिल्कुल प्यार भरे शब्दों में अपनी वाइफ को लिखा हुआ होगा। तो इसलिए दोस्तों ये जो नोटिस होगा ये आपको हर जगह काम आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, जो कि मैं देख रहा हूं कि पिछले बहुत समय से लोग इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। आप लोग करते क्या, डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। स्पेशली अगर आप दिल्ली से आगे चले जाओ या फिर ज्यादा एजुकेटेड लोगों की बात करो, तो वो किस चीज पे फोकस करते हैं कि जो भी वो घटनाएं हुई हैं उन सब चीजों को लिखते हैं और बहुत लंबा लिख देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ही 40-40, 50-50 पेज की बना देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों नहीं करना है। हमारी जुडिशरी इतने ज्यादा पेपर वर्क में विश्वास नहीं रखती है। हमारी जुडिशरी टू द पॉइंट चाहती है, बहुत शॉर्ट में आपने लिखा हो और केवल वही चीजें हों जो कि केस से रिलेवेंट हो। लाइक आपके और वाइफ के बीच में जो विवाद है, इतनी तारीख को शादी हुई, इतनी तारीख को पहली बार विवाद हुआ, इतनी तारीख को ये घटना घटी, इतनी तारीख को ये घटना घटी, इतनी तारीख को मायके चली गई, ये। और यदि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको आपने डाल दिया। अब आपकी तरफ से जो भी पिटीशन या किसी पिटीशन का जवाब जाता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इतनी तारीख को मेरी शादी हुई थी, उसके बाद फिर हम यहाँ पे गए थे, फिर हम वहां घूमने गए थे, फिर हम यहाँ रेस्टोरेंट में गए थे, फिर हमने खाना खाया था, फिर हमने फोटो खींची थी। जुडिशियरी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और जितनी ज्यादा चीजें आप लिखोगे उतने ज्यादा आप उसमें फंसोगे, क्योंकि जो सामने वाला वकील होगा वो उन्हीं चीजों पे आपको घुमा देगा बाद में। इसलिए आपका जो भी पिटीशन या आंसर होता है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, केवल उतना कि टू द पॉइंट हो और आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज जो कि लीगल एस्पेक्ट से आनी चाहिए वो रह ना जाए। ये आपको ध्यान रखना है अपनी किसी भी पिटीशन में, चाहे वो सेक्शन 9 की हो, चाहे वो डाइवोर्स की हो, चाहे वो किसी और केस की हो। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट थे बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो मैं आपको सेक्शन 9 के बारे में बताना चाहता था, और दूसरा ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको बताना चाहता था, ताकि आप लोग ये गलती फ्यूचर में ना करो और आपका केस स्ट्रांग रहे और उसका आपको फायदा भी मिले। दोस्तों यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उस पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं, और अगर मिलना चाहें तो कोविड के बाद आप लोग मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।